हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक। आज क्या है? आज हम पढ़ेंगे विचारधारा, यानी कि विचारधारा। अब विचारधारा को क्या कहते हैं? आइडियलिज्म, यानी कि आइडियोलिज्म। ठीक है, आइडियलिज्म बहुत छोटा सा टॉपिक है, यानी कि इतना महत्वपूर्ण टॉपिक भी नहीं है, एक तरह से महत्वपूर्ण भी है और महत्वपूर्ण टॉपिक भी नहीं है। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बस इसमें विचारधाराओं में जो विचारकों ने, यानी जैसे डैनियल के हैं रचनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको वही चीज़ें मैं आपको ज़्यादा लिखूँगा और आपको समझा भी दूंगा, क्योंकि यही चीज़ आपके कहीं ना कहीं विचारधाराओं में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आती है विचारधारा की जो जन्म की उत्पत्ति है, यानी उत्पत्ति माने कहाँ से जाती है। देखो, विचारधारा शब्द का नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। विचार धारा, यानी कि विचारधारा क्या है? विचारधारा शब्द की जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी विचारक। फ्रांसीसी कौन है? यानी कि विचार धारा शब्द के जन्मदाता वाली कहानी आपको पता है ना क्या कहानी है? ये तो सबको पता होगा, यानी पॉलिटिकल साइंस में, यानी पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट हर हालत में थोड़ा बहुत हिंदी तो पढ़ा ही होगा अपने जीवन काल में, और अपने जीवन काल में हिंदी पढ़ा होगा तो उससे पता भी होगा कि जीवन यानी जीवनदाता के तौर पर क्यों माना जाता है। जीवनदाता क्या है? जीवन यानी जैसे पुराने ज़माने में क्या होते थे, हमारे समाज में गुलाम होते थे, और गुलामों को जो रखता था, यानी कि जो अच्छी तौर पर रखता था, एक तरह से वो जीवनदाता के तौर पर, यानी कि अच्छे तौर पर रखे चाहे बुरे तौर पर रखे, वैसे अच्छे तौर वाले को ज़्यादातर जीवनदाता माना जाता था, क्योंकि वो जीवन को उसके दाता के रूप में यूज़ करता था और उसको एक अच्छे बेहतर तरीके से आदमी के, यानी कि उसे पूरी आज़ादी तौर पर, आज़ादी क्या, पूरे तौर पर अच्छी तो, यानी कि उसके साथ क्रूर व्यवहार ना कर कर उसे अच्छे तौर पर रखता था। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले, यानी इस शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1796 में किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में, यानी विचारधारा की कहानी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। अब मार्क्सवादियों के अनुसार विचारधारा क्या है, यानी कि मार्क्सवादियों की विचारधारा क्या है, यानी मार्क्स की लेके चलते हैं। मार्क्सवादियों का, यानी मार्क्सवादियों, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मार्क्सवादी है कौन कौन। मार्क्सवादी के अनुसार क्या है विचारधारा? मार्क्स के अनुसार विचारधारा क्या है? एक तरह से जो स्वयं को वैज्ञानिक है, यानी कि विचारधारा क्या है? मार्क्स ने स्वयं को वैज्ञानिक कहा है। ठीक है, और लेनिन के विचारधारा में क्या है? का मात्र का विरोध किया है, और उसने क्या करा है? एक तरह से समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया है। दोनों का लिख लीजिए। मार्क्स ने स्वयं को वैज्ञानिक कहा, और इसमें दूसरे ने क्या कहा? यानी कि इसने, किसने कहा? लेनिन ने। लेनिन ने समाज, ओके सॉरी समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया। ठीक है, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई। अब चलते हैं उदारवादी, यानी उदारवादियों के अनुसार विचारधारा, यानी उदारवादियों के अनुसार विचारधारा क्या है? उदारवादियों के अनुसार विचारधारा ये है कि उदारवादियों में, जैसे कि आपका उदारवादी विचारधारा क्या है? बंद समाज का उदाहरण दिया, यानी कि बंद समाज का उदाहरण दिया। उन्होंने मार्क्स को बंद समाज की संज्ञा दी है। किन्होंने? उदारवादियों ने क्या कहा? मार्क्स को बंद समाज की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि मार्क्सवादी विचारधारा तो उदारवादियों यानी मुक्त समाज की समर्थन करते हैं। किसकी बात करते हैं? मुक्त समाज की समर्थन करते हैं। ये क्या करते हैं? मुक्त समाज। अब इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा और रूढ़िवादी बात करते हैं, यानी रूढ़िवादियों की बात करते हैं। रूढ़िवादियों कहते हैं, रूढ़िवादियों के अनुसार विचारधारा की खोज
क्या हुए, समुद्र में भटकी हुई नाव की खोज जैसी है, इसलिए रूढ़िवादी विचारधाराओं की बजाय वह परंपराओं और प्रथाओं की महत्व देते हैं। यानी रूढ़िवादी क्या कहते हैं, जो हम परंपरा चल रही है उस पर बात करते हैं। उदारवादी क्या कहते हैं, उदारवादी मुक्त समाज की बात करते हैं। जो मार्क्स है वो क्या कहता है, समाज है यानी समाज का विचारधारा, मार्क्स क्या कहता है, वैज्ञानिक की बात करता है, समाजवाद विचारधारा का समर्थन करता है। ये सारे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब विचारधारा की अंतिम बहस में क्या है, यानी एंड ऑफ द आइडियोलॉजी आती है। फिर आपका एंड ऑफ द आइडियोलॉजी में क्या क्या है, पहला प्रयोग क्या है, क्या लिख लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पूछा जा सकता है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी वाक्यांश का पहला प्रयोग एल्बर्ट कुम के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे चलिए। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डैनियल ने क्या कहा, विचारधारा का अंत यानी द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, क्या करा, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी 1966 की बात करी। यानी कि प्रसिद्ध समाजशास्त्र, ये जो आइडियोलॉजी है इसमें आपको यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है और यही सब चीज़ें आपकी पूछी जाती है। पॉलिटिकल का जब पेपर उठा के देखोगे बच्चे बस कहाँ फेल होते हैं, बच्चे और कहीं फेल नहीं होते, ये तो सारी चीज़ें रटी हुई होती हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे को। बस कहानी कहाँ ख़राब होती है, हमारी जो किताबों के ऊपर, यानी कि जो किताबें हैं, रचनाएं हैं, वही हमें याद नहीं होती, ये इसकी और वो आता है मैच द फॉलोइंग में, एक क्वेश्चन एक भी पॉइंट गलत तो सारी की सारी कहानी ख़त्म और एंड क्या होता है। यानी कि बच्चों की मेरिट पॉलिटिकल की इतनी ज़्यादा क्यों जा रही है, बच्चे पॉलिटिकल में सब चीज़ें कर रहे हैं, सब चीज़ें कवर कर पा रहे हैं, बस जो ये कहानी है यानी कि यहाँ पर आके उनकी कहानी क्या हो जाती है, अटक जाती है और अटकने के चक्कर में ये हो जाती है कहानी ख़त्म। ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब डैनियल की जो रचना है यानी कि डैनियल बेल की रचना, ये भी लिख लीजिए, रचना एक आधी आपकी रचनाएं बता देते हैं। सबसे पहले आती है आपकी ओपिनियन ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी रोमंड एरोन 1955। ठीक है, फिर आती है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी 1960। फिर आती है द कल्चर कंडीशन ऑफ कैपिटलिज्म 1976। इसके बाद आती है लास्ट और है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी SOIT 1973। ठीक है, ये आपकी आ जाती है इसके विचारधारा। और विचारधारा के यानी कि अदर विचारधारा में जो अदर पूछी जाती है, अदर रचनाएं पूछी जाती है विचारधारा में, उन्हें भी लिख लीजिए। आपकी एक है आपकी रॉल्फ डैनिडर्फ। सबसे पहली इसकी रचना है क्लास कॉन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959। आगे क्या है, एंड essays in the theory
ऑफ सोसाइटी 1968। फिर आती है आपकी सेमोर मार्टिन लिपसिट पॉलिटिकल मैन 1960। तो ये था यानी कि विचारधारा वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब आएगा उदारवाद वाला। ठीक है, तो ये आपके विचारधारा वाला समझ में आ गया होगा। आपको विचारधारा के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी मैंने आपको लिखवा दी है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और जितने स्टूडेंट हैं वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर उनकी तैयारी करना शुरू कर दें, नहीं तो आपका नेट क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि रिपीट होते हैं। और रिपीट वालों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यही क्वेश्चन है बुक वाले, और जो है ये बैंथम बोल रहा हूँ, जो मैथ द फॉलोइंग में सब चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। चलिए।